सो गाइस ये वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इसलिए खास है क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा भी आया है। कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आपके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स ही नहीं दिए बल्कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी ने आपको बताया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स सब बदल जाते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में। तो अब कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसके बारे में और साथ में इसके अकॉर्डिंग कंपनी की फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए यहाँ पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का डेटा डेज आखिर में जाकर के, इन्वेंट्री डेज तो कंपनी का आएगा नहीं क्योंकि कंपनी किसी प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं करती है, मतलब कि प्रोडक्ट को कंपनी बना नहीं रही है तो कंपनी उसको रोक भी नहीं रही है, मतलब कि कंपनी उसको स्टोर भी नहीं कर रही है, तो इसलिए इन्वेंट्री डेज आपका आएगा नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी आपका डेटा डेज है, उसके बाद आता है आपका वर्किंग कैपिटल। ऑफ कोर्स ये दो चीजें आपको यहाँ पर देखनी है और इसको हम कहते हैं कंपनी के रेशियोज। ठीक है, कंपनी के रेशियोज कैसे आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर? कंपनी का डेटा डेज 3 से 6 पर आ चुका है। किसी भी कंपनी में डेटा डेज का बढ़ना, वो भी डबल हो जाना, अचानक से एक नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ऑल्दो 3 से 6 ये स्टिल अभी भी एक काफी छोटा नंबर है, तो हम इसको एक नेगेटिव, बिग नेगेटिव साइन के अंदर हम नहीं लेंगे। अच्छा साइन कंपनी के अंदर देखने को मिलता है इसका वर्किंग कैपिटल, जो कि मार्च 2025 में -37% 37 पर आया था, -37 पे, वो बढ़ करके मार्च 2026 में हो चुका है 14,113 पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल। ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। अब हर चीज को ना हम यहां पर एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कम हम यहां पर कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का मैंने नहीं लिया शायद से, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यस ये रहा वर्किंग कैपिटल का। हायर वर्किंग कैपिटल मींस कंपनी हैज अ लार्जर सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स, मतलब कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है। ये इंडिकेट करते हैं किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल, मतलब कि कंपनी के पास कैश, अगर वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसके पास इन्वेंट्रीज भी अच्छी खासी है, यानी कि कंपनी के पास कोई दिक्कत नहीं है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज प्रोसेस के लिए कंपनी के पास अगर दिक्कत नहीं है तो कंपनी के खर्चे भी कम होते हैं। ऑल्दो अभी हम NBFC की बात कर रहे हैं तो अभी हम पहला टर्म आपका लेंगे कैश और अगला टर्म हम लेंगे कंपनी के रिसीवेबल्स। इसका मतलब है कि कंपनी के कैश और कंपनी के पास जो रिसीवेबल्स हैं वो काफी बेहतर है। अगर हम कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कंक्लूड करेंगे तो मतलब कि ये कंपनी के लिए हो जाता है एक हेल्दी साइन। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कंपनी के लिए, काफी बढ़िया। अब इसके बाद हम आते हैं कंपनी के कैश फ्लो पे। कंपनी का नेट कैश फ्लो आया है 15,544 पर। ऑल्दो ये एक नेगेटिव साइन हम यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि ये NBFC है, कंपनी का काम है बोरोइंग्स और लेंडिंग का। ठीक है, बोरोइंग्स और लेंडिंग का काम है, यानी कंपनी का मेजर प्रॉफिट जो आता है वो इंटरेस्ट से आप कह सकते हो, कंपनी को जितना इंटरेस्ट मिल जाता है उतने से कंपनी का। लेकिन आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पर काम नहीं करता। ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और कोई भी कंपनी जब अपने आप को एक्सपैंड कर रही है तो आपको ये वाले कैश फ्लोज, कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, CFO, OP, यहां पर बड़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इसके ही पीयर्स से कंपेयर करोगे तो आपको नजर आएगा कि उसके पीयर्स पर भी नेट कैश फ्लो आपको, या फिर आपका फ्री कैश फ्लो, वो आपको कई बार नेगेटिव के अंदर देखने को मिलता है। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर हम कैश फ्लो की बात करेंगे, नेट कैश फ्लो की, तो मार्च 2026 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 285 से बढ़कर के 318 पर आया है, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो कंपनी का 11 2024 में था, फिर 285 एंड देन 318, तो यहां पर भी कंपनी एक अच्छा काम कर रही है नेट कैश के अंदर। ठीक है, नेट कैश फ्लो के अंदर। बाकी रिजर्व्स, बोरिंग्स और लायबिलिटीज, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। एक मेजर चीज अभी आपको कंपनी में देखने को मिली थी, वो थी कंपनी की लोन बुक। ठीक है, कि कंपनी की लोन बुक जो है 156% से बढ़ गई है। लोन बुक, मैंने अभी आपको क्या कहा कि NBFC है तो ये पैसा लेंड करेगी,
क्योंकि कंपनी का मेजर प्रॉफिट ही वहीं से आता है। कंपनी जितना इंटरेस्ट लेगी कंपनी के पास उतना प्रॉफिट आएगा। अगर कंपनी का लेंडिंग अकाउंट बढ़ रहा है दैट मींस कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग्स दे रही है लोगों को, लोग कंपनी से लेंड कर रहे हैं पैसा ज्यादा से ज्यादा, और जितना लेंड किया जाएगा यानी कि जितना लोन बुक कंपनी का बढ़ेगा उतना ही कंपनी का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उतने ही कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। ऑल्दो अभी के लिए ये लोन बुक कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि कंपनी का आपको क्या देखने को मिलता है, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट में आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स जो है इंटरेस्ट में नहीं आ पा रहे, या फिर कहो कि कंपनी के ज्यादा इंटरेस्ट प्रॉफिट पर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब मैंने ये चीज आप लोगों के साथ कंपनी के जब मैंने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे और डिस्कस किया था कि हम लोगों ने कि जैसे कंपनी के दिसंबर के रिजल्ट्स थे ना वैसे ही कंपनी के मार्च का रिजल्ट है, कोई चेंज नहीं है। कंपनी ने कट कॉपी पेस्ट बना करके दे दिया है और रिवेन्यू बढ़े जो कि बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन एट द एंड कंपनी का जो ग्रोथ होता है 106 है रिवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट पर कंपनी ने माइनस ग्रोथ दिया है जो कि अच्छी बात नहीं है। और वहां पर मैंने एक्सपेंसेस के बारे में बात करा था कि कंपनी के खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस कितना आए हैं 414 करोड़ के, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 346 से 414 आए हैं, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 155 से 414। ऑफ कोर्स पिछले साल से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4 डिजिट्स ग्रोथ दे दिया है। अब एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कंपनी के ओपीएम परसेंटेज पर आपको गिरावट देखने को मिलती है। जहां कंपनी मार्च 2025 में 69% के ओपीएम पर थी, वहां कंपनी अब 59% के ओपीएम पर है, यानी कंपनी का ओपीएम 10%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो 10% गिर जाता है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट ग्रोथ पर आपको वो नुकसान देखने को मिलेगा, और कंपनी ने वो चीज शो भी करी -14% के ग्रोथ के साथ में। ऑल्दो कंपनी का ईपीएस रुपीस बहुत ज्यादा गिरा है। अगर आप इसको सितंबर से कंपेयर करोगे, सितंबर में ईपीएस रुपीस कंपनी का 1 रुपए 9 पैसे पड़ता, दिसंबर में वो 42 पैसे पे आया, और अभी मार्च में 43 पैसे पे। अगर हम ओवरऑल कंपनी को कंक्लूड करें, मेरे हिसाब से ये वाला रिजल्ट कंपनी का क्वार्टर 4 का फ्लैट हो जाता है। मैंने आपके साथ जब कंपनी ने रिजल्ट्स अभी अपलोड किए हैं, परसों ही अपलोड किए हैं, जब मैंने रिजल्ट्स आप लोगों के साथ अनाउंस किए थे, डिस्कस किए थे, तभी मैंने आपको ये कहा था कि ये रिजल्ट्स दिसंबर की ही तरह है, मतलब कुछ खास इसका पॉजिटिव इंपैक्ट नजर नहीं आता है, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स इन रिजल्ट्स को किस तरह से लेते हैं वो डिपेंड करता है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या हम इस वीडियो को यहां पर एंड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का भी हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल ईयर 26, फिर हमने डिस्कस किया कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पर। अब कंपनी को परफॉर्मेंस कैसा देना चाहिए ये चीज समझनी जरूरी है। हमने बात करी है कंपनी के लेंडिंग बिजनेस को लेकर के, कंपनी अलग अलग बिजनेस में अपने आपको डाइवर्सिफाई कर रही है जो कि अच्छी बात है। जब बात आती है लेंडिंग बिजनेस की, कंपनी की बोरिंग्स जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है कंपनी को उतना इंटरेस्ट से बेनिफिट मिलता है। अभी कंपनी के खर्चे इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। अब एक चीज नोट करना, आप लोगों को बहुत जगह पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। कोई कहता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। अब कोई भी कंपनी फ्यूचर में कैसा काम कर सकती है वो उसकी प्रेजेंट के देख करके पता चलता है। अभी कंपनी जितना खर्चा कर रही है शायद कंपनी आगे जाकर के इतना एक्सपैंड कर जाए कि वो खर्चे कंपनी के दिखे ही ना, और कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ भी आप लोगों को दे दे। बट अभी के लिए कंपनी की वैल्यूएशन कहीं ना कहीं वैरी करती है, जिसकी वजह से आपको पी रेशियोज कंपनी की वैल्यूएशंस को अभी भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल्स के अंदर बताई है कि कंपनी की वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं इसके रेशियोज के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पाती है। ऑल्दो ये रेंज बाउंड आपको ज्यादा देखने को मिलता है, पिछले वीडियो में हमने चार्ट्स डिस्कस किए, जरूर जाकर के आप देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब एक बात आपकी और आती है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आगे जाकर के ये अलग अलग बिजनेस में कट जाएगी ये कंपनी, ये भी आपको देखने को मिलता है। मतलब कि अगर कंपनी का कोई री इंश्योरेंस बिजनेस है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने उस री इंश्योरेंस बिजनेस को वहां से काट देगी, यानी एक अलग एंटिटी बना लेगी। अब जब अलग एंटिटी किसी भी कंपनी में से निकलते हैं तो क्या होता है, उसके प्राइसेस में स्प्लिट देखने को मिलता है। उसके जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको एक स्टॉक भी मिल जाएगा, हो सकता है कंपनी कल को आकर के 1:1 कर दे, री इंश्योरेंस को अगर अलग करती है या किसी और सेगमेंट को अलग करती है।
इस तरह से अगर कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में या अलग अलग एंटिटीज में मार्केट में लिस्ट होने के लिए जाती है, तब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें ये बढ़ जाती है कि कंपनी अब कौन सा सेगमेंट सबसे बेहतर देगी और कौन से सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप लोग के बहुत से डिटेल्स में कमेंट आ रहे हैं कि कंपनी अभी इतनी कर रही है, 10 साल के बाद देखना इसका शेयर 10,000 रुपए पे होगा। तो ये हवा वाली बातें हैं कि 10,000 रुपए पे होगा 10 साल में, तो वो आज तक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी नहीं गया है। समझो इस चीज को। और ज्यादातर कमेंट्स में ये नाम भी होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से 10,000 होगा और कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी, फिर कंपनी के शेयर्स अलग अलग एंटिटीज कंपनी डिवाइड हो जाएगी, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एकदम 10,000 पे होगा, इसके अलग सब शेयर 1,000-2,000 पर हो जाएंगे। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को किस तरह से चलाती है वो सब उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी एक है, वो 10 सेगमेंट्स में अगर डिवाइड हो जाए या 2-4 सेगमेंट में भी डिवाइड हो जाए, तो उसके रिवेन्यूज भी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में चले जाते हैं। मतलब कि अगर आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप इसको एक एंटिटी बना दो और बाकी सब अलग कर दो, तो शायद से कंपनी के 1,000 करोड़ के रेवेन्यू हमको देखने को ना मिले। होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आओगे। मैं कंपनी को डीग्रेड नहीं कर रहा, इसको नेगेटिव साइन के अंदर मत लेना। मैंने आप लोगों के साथ कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस किए जो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में दिए हैं। बस क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। एनुअल बेसिस पर हाँ, एक चीज और देखने वाली है कि एनुअल बेसिस पर कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा दिया है, वो तो अभी हमने देखा ही नहीं है। सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वैसे सीखने वाले वीडियोस लोगों को कम ही अच्छे लगते हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, यहां पर कंपनी ने 72% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। ऑफ कोर्स भैया, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 हर क्वार्टर बहुत बढ़िया रेवेन्यू पर आया है और प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी कितने पे आई है, प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने दिक्कत यहां पर करी है, -5% के कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ पर आई है। फाइनेंशियल ईयर 24 का जब कंपनी ने डाटा दिया था ना, तब शेयर आपको बहुत तेजी से भागता देखने को मिला था क्योंकि वो कंपनी का पहला साल था। वहां पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 6,282% पर था। तो जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है ना, तो वो अचानक से अगर फ्लरिश कर जाए तो आपको शेयर पर भी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद 2 साल कंपनी के फीके कहीं ना कहीं रहे, तो उस हिसाब से आपको शेयर ऊपर नीचे 4 बार लगभग देखने को मिल चुका है, 3 से 4 बार। 0% था 25 में, अभी 26 में -5% पर आया है। तो ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन का वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।